गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवास यानी अधिवास से अपन ने पढ़ा था अधिवासों के। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? अधिवासों के प्रकार यानी अधिवासों को मुख्य रूप से किन किन प्रकार से अपन वर्गीकृत कर सकते हैं, अधिवासों को किन किन प्रकार से अपन बांट सकते हैं, तो उनके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे कि भारत में अधिवास वो अभी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अधिवासों के जो प्रकार है, कार्य है, स्वरूप है, रंग या अपन कह सकते हैं जनसंख्या के आधार पर या कई विशिष्ट कार्यों के आधार पर नगरों को बांटा गया है या अधिवासों को बांटा गया है। तो मुख्य रूप से 10 प्रकार से बांटा गया है। मुख्य रूप से नगरों को या जो अधिवासों को मुख्य रूप से 10 प्रकार से बांटा गया है, जो अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थल व स्थिति के अनुसार किस प्रकार के नगर होने चाहिए। यानी कोई भी जैसे देश है, वहां की स्थिति या वहां के जो स्थलाकृति है या अपन कह सकते हैं वहां के जो उच्चावच है वो किस प्रकार से है। यानी कोई जैसे कोई राज्य है, वहां पर पहाड़ी इलाका है, कहीं नदी इलाका है, कहीं अपन कह सकते हैं निम्न भूमि दलदली है, कहीं अपन कह सकते हैं पठारी भूमि है। तो उस आधार पर, उसकी स्थिति के आधार पर या तो पर्वतों पर बसे हुए पर्वतीय अधिवास होंगे या पर्वतों के ढलानों पर या पर्वतों के पैर में यानी पर्वतों के निचले वाले भाग में, पर्वतपदीय भाग में, या अपन कह सकते हैं पठारी भाग में, या अपन कह सकते हैं जो मैदानी अधिवास यानी जो पठार के नीचे थोड़ा भाग होता है वहां मैदानों में। इस प्रकार के स्थल के अनुसार उनकी जो स्थिति है, जैसे अपन कह सकते हैं कि पर्वतीय अधिवास हो गए, मैदानी अधिवास हो गए, पठारी अधिवास हो गए, या अपन कह सकते हैं जो मरुस्थलीय यानी कहीं पर जैसे मान लो कहीं मरुस्थल है तो वहां पर मरुस्थल प्रकार के अधिवास है। कहीं दो मार्ग आपस में मिल रहे हैं तो वहां मार्ग के संगम पर जो अधिवास होते हैं। तो इस प्रकार उनकी स्थिति के अनुसार, स्थल के अनुसार वहां के अधिवासों का जो प्रकार है या अधिवासों का आकार है वो उनके ऊपर निर्भर करता है। अपन दूसरा पढ़ते हैं आकृति के अनुसार। यानी अब आकृति के अनुसार जो किस प्रकार के अधिवास होंगे, यानी उनकी आकृति, जैसे अपन कह रहे हैं कि रेखीय अधिवास यानी एक ही रेखा में घर बसे होंगे। जैसे कोई हाईवे निकल रहा है, कोई बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर कई सारे गांव बस जाएंगे, तो पास 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 में इस प्रकार वो एक ही रेखा में वो लगेंगे। इस प्रकार रेखीय अधिवास। जैसे कोई नदी क्षेत्र है, कोई नदी घाटी सभ्यता है, उसके चारों ओर अगर ग्रामीण बस गए या अधिवास हो गए तो वो हो गए आपके वर्ताकार अधिवास। या अपन कह सकते हैं कहीं जैसे कोई अर्धवर्त में फैला हुआ है कोई झील, तो उसके चारों ओर तो वो हो गया अर्धवर्ताकार। या अपन कह सकते हैं कोई 4 बड़े औद्योगिक नगर है, वो आयत के रूप में है, तो उनके चारों ओर जो बस जाएगी जनसंख्या या अधिवास हो जाएंगे वो एक आयताकार अधिवास के रूप में हो जाएंगे। जैसे तारानुमा अधिकार हो गया, रेखीय अधिवास हो गए। अगर कहीं 2 रेल की लाइनें आपस में मिल रही है और बीच में वी आकार बना रही है और उन दोनों रेलवे पटरियों के बीच में पास पास में जो अधिवास बन रहे हैं उन्हें वी आकार के अधिवास कह सकते हैं। तो इस प्रकार उनका आकार वहां पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, उनकी आकृति यानी वहां पे जो जिस प्रकार के उच्चावच है उनके आधार पर उनके अधिवासों का आकार डिपेंड करता है। फिर अपन बात करते हैं, जैसे देखो रेखीय हो गया, अर्य हो गया, वर्ताकार हो गया, अर्धवर्ताकार, तारानुमा, आयत। अब अर्य प्रतिरूप किस प्रकार होगा, जैसे ये अपन कहते हैं ये कोई है एक क्षेत्र, इसमें इधर भी अधिवास हो गए, 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 यहाँ चारों ये आपका अर्य है। जैसे अपन करते हैं अमरकंटक का जो पठार है जो अर्य नदी रूप का उदाहरण है। यहाँ पर पश्चिम में सोन नदी जाती है, उत्तर में पश्चिम में नर्मदा नदी जाती है, उत्तर में सोन नदी जाती है और पूर्व की ओर महानदी जाती है, यानी चारों दिशाओं में। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं अर्य प्रतिरूप। फिर आकार के आधार पर, अब आकार यानी कोई गांव जनसंख्या में छोटा है, कोई गांव बड़ा है, कोई कस्बा छोटा है, कोई बड़ा है, तो उनके जो जनसंख्या का आकार है अपन कह सकते हैं घरों का आकार। कहीं कहीं घर जैसे एक साथ में 10 घर एक साथ में मिल गए, कहीं पर 2-4 घर या अपन 20-40 घर एक साथ में मिल गए, तो उनका जो अधिवासों का आकार कहीं छोटा आकार है, कहीं बड़ा आकार है। तो अपन कह सकते हैं जैसे सबसे छोटा होगा पूर्व, जहां पर 2-4 घर होंगे, या अपन कह सकते हैं 10 घर होंगे तो पूर्व। थोड़ा सा बड़ा होगा छोटा गांव यानी 20-50 घर हो जाएंगे तो उसको अपन कहेंगे नगला। फिर अपन कहेंगे गांव यानी 40-50-60 गांव हो गए, 60 घर हो गए, उनको अपन कहेंगे गांव, जो एक आत्मनिर्भर होता है जहां पर सारी सुविधा लगभग होती है। फिर अपन कहेंगे नगरीय गांव, थोड़ा सा उस गांव से थोड़ा सा बड़ा, नगर जैसी सुविधाएं लगभग। फिर कहेंगे अपन कस्बा, फिर नगर यानी कस्बा जो ग्रामीण नगरीय क्षेत्र से थोड़ा बड़ा,
फिर नगर जिसमें सारी सुविधाएं लगभग होगी, फिर महानगर, फिर वहत नगर, फिर मेगापोलिस। जैसे ये जो नगर है, कस्बा, इनको जनसंख्या के आधार पर ही बांटा गया कि जिस नगर की जनसंख्या 5000 से लेकर यानी 500 से कहीं 5000 दिया हुआ, कहीं आपको 50,000 तक मिलेगा अलग अलग भूगोलवेताओं के अनुसार। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये 50,000, 5000 से लेकर 50,000 जनसंख्या, तो उसको कस्बा कहेंगे। और नगर जिसकी जनसंख्या 50,000 से अधिक हो उसको अपन नगर कहेंगे। जिसकी जनसंख्या 50,000 से लेकर 1 लाख तक होगी उसको अपन कहेंगे महानगर। जिसकी जनसंख्या 1 लाख से लेकर 10 लाख तक होगी, या अपन इसको कहेंगे कि 10 लाख तक जनसंख्या, और इसको कहेंगे 50 लाख तक जनसंख्या 10 लाख से, वो वहत नगर। और मेगापोलिस जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक, ये हो गई 50 लाख से अधिक, ये हो गए 10 से 50 लाख, और ये हो गए 10 लाख से कम। तो इस प्रकार अपन नगरीय जनसंख्या के आधार पर अब आपको वापस बताऊंगा। फिर एक घरों के मध्य दूरियों के अनुसार, यानी कहीं पर पास पास में घर है और कहीं जैसे पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां पे दूर दूर घर है, यानी एक घर यहाँ पे 1, 2, 3 किलोमीटर में, 4 घर फिर तो 3-4 किलोमीटर। और जो मैदानी भाग होते हैं, जो कृषि क्षेत्रीय भाग होते हैं, वहां पर पास पास में एक ही जगह 100-150 घर मिल जाएंगे। तो उनके आधार पर, यानी उनको कह सकते हैं दूरियों के आधार पर उनको अपन 2 भागों में पढ़ते हैं। एक तो अधिक दूरी वाले जो घर होंगे, जैसे अपन कहेंगे जंगलों में या पर्वतीय इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, उनको अपन कहेंगे एकांकी घर अधिवास। और जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे कोई नदी के चारों ओर है या नदी सभ्यता है या कोई उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है, तो वहां पर अपन कहेंगे सघन जनसंख्या होगी, यानी सघन अधिवास होंगे, यानी अधिक लोगों के घर होंगे। तो इस प्रकार से फिर अपन कहेंगे घर संख्या के अनुसार, ग्रह संख्या के अनुसार, यानी घरों की संख्या। अब जैसे किसी वहां पर कोई क्षेत्र में 5 घर है, कोई में 10 घर है, कोई में 50 घर है, तो घरों की संख्या के अनुसार भी अपन इसको बांटते हैं। जैसे देखो, एक तो प्रकीर्ण या एकांकी, यानी कहीं दूर दूर ऐसे घर होंगे, दूर 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 एकांकी रूप से। और फिर अधिक केंद्रित या एकत्रित, फिर थोड़े पास पास में होंगे घर। और बिल्कुल सघन अपन कह सकते हैं, अपखंडित, बिल्कुल सघन, एकदम पास पास में होंगे। और संयुक्त अधिवास, यानी ऐसे मिलेगा कि कहीं खाली जगह है ही नहीं, यहां से लेकर यहां तक पूरा जुड़ा हुआ है, एक ही लाइन में घर सारे जुड़े हुए, यानी संयुक्त अधिवास। इस प्रकार अपन कह सकते हैं। इनके नाम से पता चल जाता है, एकांकी यानी दूर दूर फैले हुए, और ये एकत्रित यानी एक ही अभिकेंद्र पर कोई नदी है उसके चारों ओर हो गया, कोई बड़ा शहर है उसके चारों ओर हो गया। फिर अपन कहते हैं अपखंडित, यानी वहां से कोई बीच में ज्यादा गैप नहीं होगा, कम कम गैप होगा, उसको कहते हैं अपखंडित, यानी खंडित नहीं हुआ। फिर संयुक्त, यानी कई सारे जो शहर मिलके एक शहर बन जाए, या कई सारी जो छोटे छोटे नगर है वो एक साथ में मिले हुए रहते हैं, उनको कहते हैं। फिर अपन स्थायित्व के आधार पर, यानी कुछ नगर ऐसे अधिवास ऐसे होते हैं जिनको अपन स्थायी अधिवास कहते हैं, उसको अस्थायी अधिवास कहते हैं। जैसे जो अपन के हिमाचल प्रदेश वगैरह है, उत्तराखंड वगैरह, वहां पर इस प्रकार के अधिवास मिलेंगे। जो जैसे अपन यहाँ पर जैसे मैदानी भाग है, जैसे गंगा के मैदान, यहाँ पर स्थायी प्रकार के अधिवास है, क्योंकि यहाँ जल वगैरह, यहाँ पानी, कृषि के लिए सब सुविधा है, तो यहाँ स्थायी अधिवास है। लेकिन जहां पर जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, या अपन कह सकते हैं तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में, जहां पर क्या करते हैं, सर्दियों की ऋतु में वो मैदानी भागों में आ जाते हैं। जो आदिवासी लोग होते हैं वहां पर, जिसको अपन पशुचारण, चलवासी पशुचारण भी कहते हैं, वो जो लोग होते हैं वो अपने आदिवासियों को नीचे लेके आते हैं मैदानी भागों में। जैसी गर्मी आएगी उनके अपने आदिवासियों को वापस कहाँ ले जाएंगे, पहाड़ी इलाकों में जहाँ ठंड होगी, वहां पशुओं के चराने के लिए चारा वगैरह उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार के अधिवास को क्या कहते हैं, स्थायी या अस्थायी अधिवास। कुछ समय के लिए दूर चले जाना, कुछ समय के लिए वापस आ जाना, अस्थायी और स्थायी एक जगह रहना। फिर अपन पढ़ते हैं विन्यास या वियोजन के आधार पर जो अधिवास होते हैं वो भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। जैसे अपन कहते हैं जो प्राचीन सभ्यता के कुछ नगर है वो एकदम सुव्यवस्थित, यानी एक व्यवस्था के अनुसार बसे हुए शहर है, तो उनको अपन क्या कहते हैं, नियोजित शहर कहते हैं। और कुछ जो अस्त व्यस्त अधिवास, आपको लगेगा यहाँ कोई रास्ता नहीं है, यहाँ किधर से रास्ता है, या ऐसे रास्ते ऐसे मुड़े हुए आएंगे, कुछ दिखेगा भी नहीं, और इस प्रकार के संकरे रास्ते होंगे, उनको कहते हैं अनियोजित रूप से बसे हुए अधिवास। जैसे अपन कहते हैं अपने जयपुर का एक शहर है, जयपुर में एक मार्केट है जिनको अपन कहते हैं, वहां पर एक शिल्पकार हुए थे विद्याधर भट्ट, उन्होंने उस शहर को एक व्यवस्थित तरीके से बसाया था। जयपुर शहर को व्यवस्थित तरीके से बसाने वाले, तो वो एक नियोजन का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार अपन बात करते हैं नियोजन और वियोजन।
फिर विकास की अवस्था के अनुसार किस प्रकार से अधिवास है। जैसे अपन बात करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे कोई भी एक बालक है, तो वो जब 1-2 साल का रहेगा तो उसकी अवस्था शेष अवस्था रहेगी। जब वो 5-7 साल का हो गए तो उसको अपन क्या कहेंगे, बाल्य अवस्था। फिर अपन उससे जैसे 10-15 साल का हो गए उसको अपन कहेंगे किशोर अवस्था में आ गया। और किशोर जैसे 15-21 साल 25 साल का हो गए अपन इसको क्या कहेंगे कि ये प्रौढ़ावस्था। या फिर जैसे 50 साल का हो गया तो उसको क्या कहेंगे, बाल्य अवस्था। यानी एक जो बालक की जो अवस्था जैसे जैसे वो विकसित होता जाता है, उसका जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, जिस प्रकार से वो परिपक्व होता जाता है, तो उसकी जो अवस्था है धीरे धीरे बदलती जाती है। तो उसी प्रकार एक नगर जब नगर की प्रारंभिक अवस्था में उस नगर में ज्यादा कुछ होता नहीं है विकास, फिर धीरे धीरे जिस प्रकार से बालक की अवस्था बदलती है, इसी प्रकार से जो नगरों की अवस्था है धीरे धीरे बदलती है। तो नगरों में भी जैसे शेष अवस्था आएगी, बाल्य अवस्था आएगी, किशोर अवस्था आएगी और प्रौढ़ अवस्था आएगी। यानी जहां जैसे किसी नगर का विकास प्रारंभ हुआ हो बिल्कुल, और यहाँ थोड़ा सा ज्यादा विकास होगा, फिर यहाँ आके एकदम नगर चरम सीमा पर यानी बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा, यानी जनसंख्या वगैरह या अपन और कुछ उद्योगों वगैरह या नगरों वगैरह, रेलगाड़ियों वगैरह, साधनों वगैरह, मेडिकल वगैरह, शिक्षा वगैरह सबसे। फिर उस नगर की वापस प्रौढ़ावस्था का मतलब वो नगर अब धीरे धीरे इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई कि अब वो एक नगर पतन की ओर वापस शुरू हो गया। यानी वहां नगरीय जनसंख्या इतनी है कि वहां पर न तो अच्छी सुविधा है, न अच्छे अपन कह सकते हैं स्वास्थ्य है, यानी इतने ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जो इलाके जैसे बड़े महानगर होते हैं वो प्रौढ़ावस्था में, क्योंकि वहां पर सुख सुविधाएं इतनी नहीं है जितनी छोटे नगरों में होती है। वहां पर रहने के लिए या लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, वहां पे घूमने फिरने के लिए गार्डन नहीं है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं वो प्रौढ़ावस्था मान सकते हैं नगरों की। फिर अपन बात करते हैं कार्यों के विशिष्टीकरण के आधार पर नगर, जैसे प्रशासनिक नगर, धार्मिक नगर, व्यापारिक नगर, शैक्षणिक नगर। जैसे अपन मानते हैं कोई भी जहां पर जैसे धार्मिक बड़े बड़े मंदिर है, जैसे अपन वाराणसी वगैरह है, या उत्तराखंड में जैसे शिव है मंदिर है, या अपन पुरी है, जगन्नाथपुरी है, या वैष्णो देवी मंदिर है, या तो ये जो धार्मिक नगर है यानी उस नगरों के अनुसार, वहां के मंदिरों के अनुसार उनको एक धार्मिक नगर के श्रेणी में रखा गया कि यहाँ पर इन भगवान का देवता का मंदिर है। जैसे अयोध्या श्री राम का मंदिर है तो वो एक अयोध्या नगरी, एक धार्मिक नगर के रूप में। जैसे प्रयागराज है, इलाहाबाद है, नासिक है, जहां पर हर 4-4 वर्षों के बाद में, अंतराल के बाद में वो जहां मेला लगता है, तो इस प्रकार से वो एक धार्मिक स्थल हो गया। शैक्षणिक स्थल जहां पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होंगे, जहां शिक्षा के बड़े बड़े महाविद्यालय होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, जहां पर शिक्षा का स्तर थोड़ा उच्च होगा, तो उसको शैक्षणिक नगर। जैसे प्रशासनिक नगर यानी किसी भी देश की जैसे कोई राजधानी है, किसी भी राज्य की राजधानी है, तो वो राज्य की राजधानी क्यों? क्योंकि वहां पर प्रशासनिक कार्यालय सबसे ज्यादा होंगे। प्रशासनिक जो क्रियाकलाप होते हैं वो जिस एक शहर से सबसे ज्यादा होते हैं उसको ही राजधानी घोषित करते हैं और उसी को अपन कहते हैं प्रशासनिक शहर। जैसे भारत की दिल्ली है तो दिल्ली में कई सारे इंस्टीट्यूट है या मुख्यालय है, जैसे अपन कहेंगे विज्ञान का मुख्यालय दिल्ली है, कृषि क्षेत्र का मुख्यालय दिल्ली है, कई सारे जैसे दिल्ली है मुख्यालय, तो वो हो गया आपका प्रशासनिक मुख्यालय। फिर आप बात करते हैं जैसे शैक्षणिक स्तर, जैसे अपन बात करते हैं आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया। जैसे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का कानपुर, या शिक्षा नगरी, या अपन कहते हैं शैक्षणिक राजधानी राजस्थान की किसे कहते हैं? सब अपन किसको कहते हैं? कोटा को, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े आईआईटी इंस्टीट्यूट है, वहां पर बड़े बड़े शैक्षणिक क्षेत्र के जो विकास है वो सबसे ज्यादा है। वहां पर जो साक्षरता का लिंगानुपात है, साक्षरता जो दर है वहां पर थोड़ी ज्यादा है बच्चों में, औसत की नहीं, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, जहां शैक्षिक रूप से उसके नगर का जो स्तर है थोड़ा ऊंचा स्तर है। तो इस प्रकार से अपन उसको कहते हैं शैक्षणिक नगर। फिर अपन बात करते हैं कार्यों के आधार पर जैसे नगरों का बंटवारा, जैसे एक ग्रामीण और एक हो गए नगरीय अधिवास, यानी उस क्षेत्र यानी जिस प्रकार की जनसंख्या जिनका जो प्राथमिक कार्यों में लगे हुए रहते हैं, जैसे कृषि कार्य है, मछली पकड़ना, आखेट करना है, शिकार करना है, या अपन कह सकते हैं अन्य जो वनों से जुड़े हुए व्यवसायिक कार्य होते हैं, लकड़ी काटना है, तो इस प्रकार से इनको अपन कहते हैं नगरीय अधिवास, ग्रामीण अधिवास, क्योंकि ये गांव के लोग प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़े रहते हैं, कृषि कार्य करते रहते हैं, तो इनको कहते हैं अपन क्या कहते हैं? ग्रामीण अधिवास।
और जो नगरीय अधिवास होता है यानी जो गैर परंपरागत कार्यों में, जो गैर कृषि कार्यों में जुड़े रहते हैं, यानी विनिर्माण है, सेवाएं है, या उच्च औद्योगिक शिक्षा में जगत में है, तो उन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, नगरीय अधिवासों में अपन उनको शामिल करते हैं। फिर मैंने यहाँ ग्रामीण अधिवास को, जैसे कृषि गृह हो गए, नगला हो गया, गांव हो गए। जैसे कृषि गृह का मतलब जैसे वहां काम करने वाले कृषक लोग होंगे, या नगला या पूर्वा का मतलब जहां पर 20-30 घर होंगे, या गांव थोड़ा सा बड़ा गांव होगा जो कृषि पर निर्भर रहेगा, इस प्रकार से। और जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि कस्बा लगभग 500 से लेकर 5000 से लेकर कई कई भूगोल में तो इसको 50,000 जनसंख्या के आधार पर कस्बे को बांटते हैं, और नगर को बांटते हैं कि 50,000 से अधिक, और महानगर को बांटते हैं 10 लाख से अधिक, और सन नगर या जुड़वा नगर होते हैं, जैसे कोई भी दो नगर ऐसे हैं इतने ज्यादा विकसित हैं कि आपस में पता ही नहीं चलता अलग कहां से है। जैसे अपन भारत का एक नगर है हैदराबाद और सिकंदराबाद, दो जुड़वा शहर, हैदराबाद और सिकंदराबाद। इस प्रकार से आपस में, जैसे यहाँ हैदराबाद है, यहाँ सिकंदराबाद, इनका नगर का विकास इस प्रकार से होता गया कि ये नगर आपस में एक दूसरे से जुड़ गए, तो इसको अपन कहते हैं जुड़वा नगर, सन नगर, हैदराबाद, सिकंदराबाद। फिर कहते हैं वहत नगर या मेगापोलिस, जिसमें जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 50 लाख से अधिक, तो ऐसे नगरों को अपन क्या कहते हैं, वहत नगर या बड़े नगर कहते हैं, मेगापोलिस कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि जो नगरों का, अधिवासों का जो प्रकार है, किस किस आधार पर वह आकृति है, स्थान है, कार्य है, जनसंख्या है, या घरों की संख्या के आधार पर। तो इस प्रकार हमने पढ़ा अधिवासों के प्रकार। थैंक यू।